नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। हम फिर से हाजिर हैं एक और गेस्ट को लेकर आपके साथ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट हुसैन खान जी। आइए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं होटल इंडस्ट्री के बारे में। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज़ 21 ने आज इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे अगर बात करूं टूरिज्म पॉलिसी के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या फायदा और क्या नुकसान है? देखें, टूरिज्म पॉलिसी 2007 के बाद में हमने देखा कि लगातार एक्सटेंड होती गई और उसमें बहुत सारे नए विषय जोड़े गए, जोड़ करके और अभी 2024 के अंदर में उसको जारी किया गया माननीय हमारी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा। और टूरिज्म पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे विषय जिनको जोड़ा जाना चाहिए था, उन विषयों के बारे में लगातार टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, माननीय दिया कुमारी जी ने लगातार टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए पदाधिकारियों से, संगठनों से बात की, उनसे राय जानी कि क्या क्या ऐसे विषय हम टूरिज्म पॉलिसी में सम्मिलित करें जो आने वाले दिनों के अंदर में राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो है वो फायदेमंद हो सके। हमने जो बातें रखी, जो पॉइंट रखे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, अधिकतर पॉइंट टूरिज्म पॉलिसी में जोड़े गए और उसको जारी किया गया। अभी 9 पॉलिसीज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी की गई थी। हमें भी उस दिन इनवाइट किया गया था, तो हम आभारी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी और हमारी पर्यटन मंत्री माननीय दिया कुमारी जी के, कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए टूरिज्म पॉलिसी में अनेक ऐसे विषय जोड़े जो आने वाले दिनों में राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बातों पर उन्होंने गौर किया, विचार किया और उनको सम्मिलित किया। ये एक विकासशील सरकार की एक बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े मन से, बड़े विचार रखते हुए और उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इतना अच्छा किया। निश्चित रूप से जितना हम उनका आभार और धन्यवाद दे उतना ही कम है। जी, अब आपने दिया कुमारी जी की बात करी, जैसे उप मुख्यमंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, तो उनके आने से आपको लगता है कितना फायदा हो पाएगा? पहले कितना और आज में कितना अंतर है उनकी आने के बाद में? देखो, माननीय दिया कुमारी जी जन्म से ही टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई है और हम भाग्यशाली हैं इस सेक्टर के लोग कि माननीय भजनलाल जी ने टूरिज्म सेक्टर की कमान माननीय दिया कुमारी जी को दी और जो इतनी कुशल है टूरिज्म सेक्टर के बारे में, धरातल तक वो नॉलेज रखती है, जानती है। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारी बैठकें होती थी टूरिज्म सेक्टर के साथ में, तो हमारी बातों पे गौर इसलिए किया गया कि क्योंकि वो टूरिज्म सेक्टर के बारे में धरातल तक की बातें जानती है। उनको पता है कि किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को राजस्थान में बढ़ाया जाए, किस तरीके से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान आए, जिससे राजस्थान में रोजगार में बढ़ोतरी होगी, जीडीपी में बढ़ोतरी होगी और निश्चित रूप से आज देश ही नहीं विश्व के पटल पर राजस्थान का नाम है, जयपुर का नाम है, हमारे यहाँ जो हेरिटेज जो लुक्स है उसका जो है बहुत बड़ा एक नाम है। तो हम ये कहते हैं इन सभी बातों का संकलन जब भी हो पाया, क्योंकि हमारी जो पर्यटन मंत्री जी है वो ऐसे व्यक्तित्व को एक कमान मिली कि जो इस क्षेत्र से पूर्ण रूप से जानकारी रखने वाला व्यक्तित्व था और वो शालीनता से और हम जब भी उनसे समय मांगते हैं वो समय हमारे को देती हैं और टूरिज्म सेक्टर में क्या नवाचार किया जा सकता है उससे राय लेकर के और वो उसमें टूरिज्म पॉलिसी में जोड़ने का भी काम किया। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में टूरिज्म सेक्टर का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अब जैसे अभी आपने इस सवाल के जवाब पे बताया, 2 टॉपिक आपने दिए कि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो सबसे पहले उस पर बात करें तो हमारे राजस्थान में कितने विदेशी टूरिस्ट आते हैं और कितने देसी आते हैं? देखें, कोरोना से पहले जो हालात थे जी, वो और आज के हालात में बहुत काफी बदलाव है। कोरोना से पहले हम
मान के चलते हैं कि 2011-12 की मैं बात करूंगा तो जो भारतीय पर्यटक थे वो करीब करीब 4.5 करोड़ आते थे और विदेशी पर्यटक करीब करीब 15 लाख के करीब आते थे राजस्थान। इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई और जब कोरोना आया तो हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है सबसे ज्यादा चरमराया और लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए और मैं ये कहता हूं कि करीब करीब 30 से 40% होटलें बिकने के लिए मार्केट में आ गई थी। यानी कोरोना काल में ये पोजीशन इस सेक्टर की हो गई थी। गाइड्स है, टूर एंड ट्रेवल का काम देखने वाले हैं, कितने लाखों लोगों को, करीब करीब 30 लाख लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म सेक्टर से, सबके सब बेरोजगार हुए थे। लेकिन जब कोरोना काल बीतने के बाद में 20 और 21 में इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन 22 के बाद में जो उछाल आया पर्यटन सेक्टर में वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही एक प्रफुल्लित होने वाली बात थी कि पिछले वर्ष का जो डाटा देखा हमने कि भारतीय पर्यटक करीब करीब 18 करोड़ राजस्थान में आए और विदेशी पर्यटक भी करीब करीब 16 से 17 लाख आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि विदेशी तो ज्यादा नहीं बढ़ पाए, लेकिन भारतीय पर्यटकों में जो उछाल आया वो बहुत ही सराहनीय था। इसलिए था कि लोग 2 साल तक घर बैठे रहे, पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कोरोना में यातनाएं सही थी कि पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है आदमी के पॉकेट में होना। जब उन्होंने कोरोना काल में देखा कि आदमी जो हजार रुपए के लिए तरसता था तो लोग खर्च भी नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब जब देखा कि 22 के बाद में जब 2 साल तक लोग पहले घूमने नहीं गए थे, अचानक सब लोग मार्केट में निकले, पर्यटक स्थलों पर निकले। और इसका एक कारण दूसरा भी था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने मन की बात में कहा कि आप अपने देश के किसी न किसी दर्शनीय स्थान पर जरूर जाएं। आप विदेश में जाने की बजाय हमारे देश के दर्शनीय स्थलों पर आप जरूर जाएं। उनकी बातों का भी प्रभाव पड़ा और वो ही नहीं है, जब से राजस्थान की कमान माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने संभाली है, देश और विदेश जहां पर भी ये गए, इन्होंने पर्यटन को बढ़ाने के लिए अपनी बात को रखा। तो हम ये कहते हैं कि राजस्थान में आने वाला जो समय है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी हम उम्मीद करके चलते हैं। और अभी जो है वर्तमान की जो पोजीशन है, मैं ये कहता हूं कि जयपुर में करीब करीब 60,000 से ज्यादा कमरे हैं और राजस्थान में करीब करीब 5 लाख से ज्यादा। तो अभी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। ये जो हमारा 20 दिसंबर से 1 तारीख तक का समय रहता है, ये 12 महीने के अंदर में सबसे टॉप जो है ऐसा समय रहता है, पीक टाइम रहता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि स्कूलों की भी छुट्टियां होती है और क्रिसमस का भी लोगों में जो है शौक रहता है और न्यू ईयर का भी। तो ये सेलिब्रेट करने के लिए लोग निकलते हैं। तो अभी जो वर्तमान की पोजीशन भी बहुत अच्छी है हमारी और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू कुछ समय और लंबी चले। अब बात अगर करें सरकार की पॉलिसीज की, जैसे उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, इसके अलावा जैसे सरकार के कुछ बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे अभी जो हुआ था हाल ही में राइजिंग राजस्थान, उससे टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला? देखो, राइजिंग राजस्थान में करीब करीब 34 देशों से ज्यादा के देश आए, यहाँ इन्वेस्ट के लिए आए हैं और भारत के भी कोने कोने से बड़े उद्योगपति जयपुर आए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनके प्रयास रंग लाए और 35 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट होने के लिए यहाँ पर MOU किए गए। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब उद्योग आते हैं, चाहे वो उद्योग किसी भी स्तर का आए, तो जब उद्योगपति जयपुर आएंगे तो निश्चित रूप से वो होटलों में रुकेंगे, उनको अलग अलग सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ेगा। और वो ही नहीं है, 400 से ज्यादा MOU पर्यटन सेक्टर में भी हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर में 400 से ज्यादा जो MOU हुए हैं, जिसमें अनेक 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट आएंगे और 15,000 एक्स्ट्रा कमरे भी राजस्थान को मिलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जब राइजिंग राजस्थान में MOU होते हैं तो अनेक टाइप के लाइसेंस प्रक्रियाएं होती है किसी भी बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए। तो जब MOU सरकार में होते हैं तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं,
प्रशासनिक जो लोग हैं एमओयू करने वाले को फोन करते हैं, उनको बार बार टचअप उनको फोन करके टचअप करते हैं कि भाई आप बताएं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई लाइसेंस प्रक्रिया में कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई भूमि के जो है उसके रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल में कन्वर्ट करने में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो सरकारी नुमाइंदे जब किसी इन्वेस्टर को फोन करके पूछते हैं और उसकी समस्याओं का हल करते हैं तो निश्चित रूप से वो जो एमओयू होता है वो धरातल पर इंप्लीमेंट होता है। और जब आदमी देखता है कि यहाँ अनेक समस्याएं प्रशासनिक स्तर पर आ रही है, यहाँ डिफिकल्ट है कि यहाँ पर तो किसी को काम करने के अंदर में जो है प्रशासनिक जो है अधिकारी हमारा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता है। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी 35 लाख करोड़ के जो एमओयू यहाँ हुए हैं राजस्थान में, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एमओयू का जो लोगों ने किया है वो धरातल पर उतरे, और जब वो धरातल पर उतरेगा तो यहाँ उद्योगों में बहुत बड़ा जो है एक बड़ा उछाल आएगा। और जब उद्योग ज्यादा लगते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और जीडीपी में भी हमारे बहुत बड़ा उछाल आएगा। हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला जो 3 या 4 साल और होंगे उसमें हमारी जीडीपी जो है वो उछाल मार के डबल हो इन 35 लाख के एमओयू से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 2 साल के बाद में फिर हम जो है राइजिंग राजस्थान करेंगे, और आज जो 35 लाख के जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं हम बताएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट उसमें से हुआ, क्या क्या समस्याएं आई। तो अगर ऐसा विचार सरकार का होता है, सरकार अगर दृढ़ संकल्प होती है और वो चाहती है कि काम हो तो निश्चित रूप से काम होता है। तो हम ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में पर्यटन सेक्टर का भविष्य उज्जवल है राजस्थान में, और जो बड़े उद्योगपतियों ने जो 400 से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किया है, निश्चित रूप से वो धरातल उतरेगा, और धरातल पर उतरने के बाद जिस मकसद से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो भी उनका मकसद पूरा होगा। अब बात करें जीडीपी की, जैसे आपने बताया कि जीडीपी बहुत उछाल होता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर हम राजस्थान की बात, राजस्थान में जयपुर की बात कर रहे हैं, और जयपुर के अलावा ऐसा कौन सा शहर है राजस्थान का जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और उसमें जीडीपी पे हमारे राजस्थान में फर्क पड़ता है? देखें, राजस्थान में जो हमारे मुख्य पॉइंट है पर्यटन जिनको हब कहते हैं हम, वो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, ये हमारे मुख्य रूप से पॉइंट है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिनको आने वाले दिनों में प्रचार करके उनको भी पर्यटन के रूप में बड़े हब बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हाड़ौती सेक्टर, वहां पर कोटा है, रिवर फ्रंट। आप अगर रिवर फ्रंट को एक बार देखेंगे तो एक पर्यटक आएगा तो निश्चित रूप से 100 पर्यटकों को भेजेगा वहां पर। मतलब इस तरीके से उसको डिजाइन करके बनाया गया है। वो ही नहीं है, हाड़ौती क्षेत्र में आप देखें कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़, वो अनेक हेरिटेज लुक्स और अनेक हेरिटेज हवेलियां और ट्रेडिशनल मंदिर और इतने जो है, आपको मैं बताऊं इको टूरिज्म आप अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे आप कश्मीर में आ गए हो। तो उसी प्रकार जब हम शेखावाटी में जाएंगे तो शेखावाटी की हवेलियां जो है विशेष रूप से सीकर है, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सरदार से रतनगढ़, बीकानेर, इन हवेलियों को जब लोग देखने जाएंगे, उनका प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप से इन सेक्टर में भी पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। आज जब एक पर्यटक आता है तो करीब करीब एवरेज 10 दिन का वो पैकेज बनाता है। तो ये जो शेखावाटी सेक्टर और ये हाड़ौती सेक्टर है, इन पर्यटक स्थलों का भी अगर प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप से 10 की जगह एक पर्यटक आने वाले दिनों में 15 दिन का जो है वो पैकेज बनाएगा। 15 दिन जब वो राजस्थान में रुकेगा तो वो बजट ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, खर्चा करेगा, तो निश्चित रूप से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी सेक्टर में जो है बढ़ोतरी होगी। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे जो मुख्य रूप से जो पॉइंट है पर्यटन सेक्टर के, वो ये हैं। और वो ही नहीं है, मैं कहता हूं कि आज भारत के अंदर में आज अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करें तो वेडिंग डेस्टिनेशन के अंदर में भारत के अंदर में 2-3 ऐसे स्थान है जिसमें राजस्थान का स्थान टॉप में आता है। हमारे यहाँ पर आजकल उदयपुर देखें या जयपुर देखें या जैसलमेर देखें, जो बड़े उद्योगपति और बड़े जो कॉरपोरेट लोग हैं वो शादियों के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ नया लुक मिलता है। वो कुछ नया नवचार यहाँ पर देखना चाहते हैं।
तो हम ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में टूरिज्म सेक्टर का राजस्थान में निश्चित रूप से ब्राइट फ्यूचर है। अब अगर बात करें हेरिटेज प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि अपन जानते हैं कि कुछ सकरी गलियों में भी होते हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाता है या किसी तरह की आपको परेशानियां होती हैं उसके अंदर? देखें, हेरिटेज के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की है। हेरिटेज के लिए तो सरकार ने जो पर्यटन नीति है इसमें भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको सड़क का जो साइज है उसके लिए कोई सीमा नहीं है। अगर सड़क आपकी अगर छोटी गलियां है 15 फीट 20 फीट की भी है, और अगर आप किसी हेरिटेज हवेली के अंदर में कोई होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको सरकार लाइसेंस देगी और उसका कन्वर्ट भी करेगी। और वो ही नहीं है, अगर आप बाहर लाइसेंस वहाँ लेना चाहते हैं तो उसकी फीस भी बहुत भी मिनिमम होती है। और वो ही नहीं है, हेरिटेज के लिए सरकार ने अनेक ऐसे योजनाएं प्रारंभ की है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जो हवेलियां हैं वो बचाई जा सके और हमारा जो ट्रेडिशनल लुक है राजस्थान का वो बचा रहे, जिससे हमारी पहचान जो विश्व में आज जयपुर की पिंक सिटी के रूप में है, हमारा जो लुक है वो पिंक दिखता है सभी हवेलियों का जब कोई पर्यटक आता है। तो ऐसे ऐसे जो हमारे जो नई चीजें कोई भी पर्यटक आता है उसको नया चीज देखने को वो करता है कि नया खाना मिले, उसको कुछ नए टाइप का व्यंजन मिले, नए हवेलियां मिले, कुछ नए डेजर्ट मिले, तो वो नए नवाचार के लिए आता है और वो सभी चीजें राजस्थान में उपलब्ध है। मैं तो ये कहता हूं कि समुद्र को छोड़ करके, सी शोर को छोड़ करके राजस्थान के अंदर में वो सब कुछ है जो एक पर्यटक देखना चाहता है। अगर आप बात करें, जैसे आप बता रहे थे कि वेडिंग डेस्टिनेशन अपना राजस्थान बहुत फेमस हो रहा है, बहुत फेवरेट हो रहा है बहुत सेलिब्रिटीज का, तो उस समय आप लोग के ऊपर किस तरह का भार पड़ता है अगर कोई सेलिब्रिटी आके अपनी यहाँ पे शादी कर रहा है? देखें, हमारे पर कोई भार नहीं पड़ता है। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से अपनी शादी या फंक्शन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर राजस्थान के अंदर में हमारे जो सेक्टर के लोग हैं उनके लिए करते हैं। चाहे तो जैसे कि मोटा अनाज है, मोटे अनाज के व्यंजन है राजस्थान में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं और बाहर के जो पर्यटक आते हैं विशेष रूप से आजकल मोटे अनाज के व्यंजन को पसंद करते हैं, उनका प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। वो सभी यहाँ राजस्थान में हमारे जो विशेष रूप से ट्रेडिशनल लोग हैं वो बनाते हैं। वो उनके जो बनाए हुए व्यंजन एक बार जो खाता है आदमी तो निश्चित रूप से वो 10 लोगों को यहाँ भेजने का प्लान बनाता है। और वो ही नहीं है, हमारे यहाँ पर डेजर्ट है। मैं ये कहता हूँ कि विशेष रूप से जैसलमेर जब कोई आदमी आता है तो वो एक झोपड़ी के अंदर में रुकना पसंद करता है जो चारों तरफ डेजर्ट हो और उसको वहाँ पर अलग अलग टाइप के जो है ऊँटों के ऊपर सैर कराई जाती है, घोड़ों पर सैर करवाई जाती है। वहाँ पर उनको जो है अलग अलग टाइप के जो जैसे हमारी खेजड़ियाँ होती है, तो खेजड़ियाँ जो होती है वहाँ पर वहाँ जंगली कई जानवर होते हैं, चिड़ियाँ होती है, जंगली चिड़ियाँ होती है, वो अलग अलग वो नई चीज देखना पसंद करता है। और वही नहीं है, अभी तो ग्रामीण टूरिज्म भी सरकार ने एक नई नीति जारी की है कि ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयत्न कर रही है कि गांव के अंदर में अगर कोई होटल खोलना चाहे, कोई रिजॉर्ट खोलना चाहे तो सरकार जहां पर भी वो ग्रामीण क्षेत्र में होटल या रिजॉर्ट खोलेगा वहां पर उनको सड़क उपलब्ध करवाई जाएगी, बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, उनको लाइसेंस प्रक्रिया में ईजीकरण किया जाएगा। तो सरकार देखो हर स्तर पर प्रयास कर रही है और हम आभारी है सरकार के कि सरकार वो सभी प्रयत्न करना चाहती है जो इस सेक्टर के लोगों के हित के भी हो और आने वाले जो पर्यटक है उनके भी हित के हो, जिससे उनको भी असुविधाएं ना हो और यहाँ के जो पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं करोड़ों की तादाद में, उनको भी कोई टाइप की समस्या ना आए, उनका भी रिटर्न जो है वाजिब वापस मिले। तो हम ये कहते हैं कि सरकार जो है निश्चित रूप से बहुत हम ये कहेंगे कि धन्यवाद की पात्र है और आने वाले दिनों में भी सरकार का यही रवैया रहा तो निश्चित रूप से पर्यटन सेक्टर जो है निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, होटल्स की जगह पे वो फ्लैट बुक कर लेते हैं। जैसे उन्होंने एक फ्लैट ले लिया, उसमें ही कुकिंग हो रही है, उसमें ही अपना सारा काम करता है, उससे होटल इंडस्ट्री को कोई नुकसान होता है? नहीं, कोई कुछ नहीं होता। सरकार ने अभी टूरिज्म पॉलिसी में भी
निश्चित रूप से इंडिकेट कर दिया है कि किसी फ्लैट के अंदर में भी आप 2 या 5 या 10 कमरे हैं, उनमें अगर गेस्ट हाउस चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं। टूरिज्म जो यूनिट जो पॉलिसी अभी हमारी जो जारी हुई है जी। उसमें फ्लैट में भी आप होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के अंदर में बहुत ही क्लियर तरीके से सरकार ने इंडिकेट किया है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे हम हेरिटेज प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो हमने तक ये नहीं देखा कि हेरिटेज प्रॉपर्टी में अपने भारत के टूरिस्ट ज्यादा रुकते हैं या विदेशी टूरिस्ट ज्यादा रुकते हैं? किस तरफ उनका झुकाव किस तरफ होता है? देखें, हेरिटेज प्रॉपर्टी कोरोना से पहले की बात मैं बताऊं तो कोरोना से पहले तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेरिटेज प्रॉपर्टी थी वहाँ विदेशी ही रुकते थे ज़्यादातर मैक्सिमम में। लेकिन कोरोना काल में मुसीबत ये हुई कि यूरोपियन देश और जो बाकी जो देश है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हुई, विदेशी आने बंद हो गए थे, तो हेरिटेज प्रॉपर्टीज में ज़्यादा देशी लोग आने लगे। तो कोरोना काल के बाद में जो हालात बदले वो इंटायरली चेंज हुए कि अभी हेरिटेज प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे तो देशी पर्यटक आपको विदेशियों से भी ज़्यादा नजर आएंगे। हाँ, विदेशी भी आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन जो हालात कोरोना से पहले थे वो अभी इंटायरली बदले हैं। हुसैन खान जी, हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी होटल इंडस्ट्री से संबंधित हमें सवालों के हमारे जवाब दिए हैं आपने हमको, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और आपका चैनल इस ओर प्रयास करता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।